से है आप सभी। आपने कई क्राइम इन्वेस्टिगेशन मूवीज देखी होंगी जिनमें कत्ल होता है, डिटेक्टिव होता है, डिटेक्टिव कातिल और उसका मोटिव का पता लगाते हैं। लेकिन आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी मूवी जिसमें एक कत्ल होता है और हमें शुरुआत में ये भी दिखा देते हैं कि कातिल कौन है, उसका मोटिव क्या है। इसके बावजूद ये एज ऑफ द सीट मूवी बनी क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट इतनी स्ट्रांग है। इस इंटरेस्टिंग केस को सॉल्व करने के लिए आती है एक डिटेक्टिव जिसका अप्रोच एकदम डिफरेंट है। क्या ये आखिर में कातिल को पकड़ पाए और क्या वही असली कातिल होता है? जानने के लिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जरा भी स्किप मत करना, जरा भी। तो अब चलते हैं इस मूवी के अंदर जिसका नाम है मर्डर बाय नंबर्स और ये 2002 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में दो लड़के आमने सामने अपने अपने सर पर गन पॉइंट करके खड़े होते हैं। काउंटिंग होती है शुरू, 1 2 3 एंड शूट। ऐसा क्या हुआ इनकी लाइफ में जो ये दोनों अपनी जान लेने के लिए तैयार हो गए? जानने के लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। एक हाई स्कूल में जस्टिन नाम का लड़का फिलोसफी के बारे में एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। ये इस स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट लड़का है और बाकी स्टूडेंट्स को इससे बहुत ही चिढ़न है। जस्टिन किसी से भी घुल मिलकर नहीं रहता और हमेशा अकेला ही रहता है। इसी क्लास में रिचर्ड नाम का एक और लड़का पढ़ता है जो फिलहाल गहरी नींद में है। वो उठकर कहता है कि सर, आपने इसे क्लास क्यों लेने दिया? मेरी नींद खुल गई, कितनी बोरिंग है इसकी फिलोसफी। जस्टिन कहता है कि मेरी बात समझने के लिए दिमाग होना चाहिए, वो तो तुम्हारे पास है नहीं। हाँ, दिमाग ना सही, मेरे पास वो है जो तेरे पास बिल्कुल नहीं है, गुड लुक्स। इस तरह ही दोनों चूहा बिल्ली की तरह हमेशा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। उसी रात जस्टिन एक जगह बैठा होता है, तभी रिचर्ड पीछे से उसे गन पॉइंट पर लॉक करके उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारा कत्ल करने जा रहा हूँ, और वो भी कोई बिना एविडेंस छोड़े। लेकिन जस्टिन एकदम क्लियरली समझाता है कि तुम तो ऑलरेडी एविडेंस छोड़ चुके हो। गीली मिट्टी में तुम्हारे फुटप्रिंट्स हैं, हवा में तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं, तो 1-2 बाल मेरे ऊपर या जमीन पे गिरे होंगे, ऊपर से तुम्हारा फिंगरप्रिंट्स मेरे गले पे लग गए हैं। अब रिचर्ड कहता है कि ह्यूमन स्किन पर फिंगरप्रिंट्स नहीं लगते। बेटा, तू किस जमाने में जी रहा है? आजकल की टेक्नोलॉजी से ह्यूमन स्किन से भी फिंगरप्रिंट्स निकाले जा सकते हैं। अगर तुमने मुझे यहाँ मार डाला तो तुम आसानी से पकड़े जाओगे, याद रखना। पर रिचर्ड जस्टिन के माथे पर एम करके ट्रिगर प्रेस करता है, पर बुलेट की जगह निकलती आग। ये गन नहीं, लाइटर है। दोनों हंस पड़ते हैं। ये दोनों स्कूल में चूहा बिल्ली हैं पर असलियत में जिगरी दोस्त। रिचर्ड को अपनी खूबसूरती पर बहुत ही गुरूर है और उसे लगता है कि लड़कियां उसकी ओर बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। ये थोड़ा बोल्ड लड़का है और अमीर बाप का बेटा है, पर जस्टिन पढ़ाकू लड़का है और किसी से ठीक से बात तक करना नहीं जानता। लेकिन उसका दिमाग बहुत स्ट्रांग है, यानी पुलिस डिटेक्टिव वगैरह कैसे सोचते हैं उसे इसकी परफेक्ट जानकारी है। अब अगर आपको इन दो कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा। पता नहीं बताओगे। इन दोनों का मकसद है ऐसा कत्ल करना जिसमें छोटे से एविडेंस भी ना छूटे और बड़े से बड़ा डिटेक्टिव भी उसे सॉल्व ना कर पाए। हाँ, रिचर्ड तो उछलने लगता है कि चलो यार, आज ही किसी का कत्ल कर लेते हैं। पर जस्टिन थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता। उसे सारे काम परफेक्ट करने की आदत होती है। पर रिचर्ड सब्र नहीं करना चाहता और दोनों उसी रात को अपने कांड करने का फैसला करते हैं। अगले दिन एक जगह पे पुलिस जमा होती है। उनके साथ एक डिटेक्टिव होती है जिसका नाम कैजी है। हाँ दोस्तों, अगर आप सैंड्रा बुलॉक की एक्टिंग पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। ये जो भी केस लेती है समझो वो सॉल्व हो गया, क्योंकि ये हाथ धोकर कातिल के पीछे पड़ जाती है। वो एक हाथ में पिज्जा लेकर आराम से आती है। यह है कैसी का पार्टनर डिटेक्टिव सैम। यहाँ कत्ल हुआ है और तुम्हें पिज्जा लाने की सूझी? कैसी बताती है ये हमारे लिए नहीं, इन पुलिस वालों के लिए है। ये लोग यहाँ रहे तो एविडेंस मिटा देंगे, अब देखो मेरा कमाल। ये कहकर वो सारे पुलिस वालों को बुलाकर पिज्जा पकड़ा देती है कि जाओ दूर जाकर आराम से खाओ और ऐश करो, हमें यहाँ चैन से एविडेंस कलेक्ट करने दो, जाओ। फिर कैजी और सैम उस जगह को छान मारते हैं, एक एक चीज ढंग से देखते हैं। सैम पूछता है कि कत्ल वहां हुआ है और तुम जंगल के अंदर क्या ढूंढ रही हो? यहाँ क्या फल तोड़ने आई हो? कैसी बताती है कि हमें डिटेक्टिव की तरह नहीं, एक कातिल की तरह सोचना होगा। ये कहकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। वहाँ किसी ने वॉमिट किया होता है, देखा? अगर हम क्राइम स्पॉट के चक्कर में लगे रहते तो ये एविडेंस छूट जाता। वो वॉमिट का सैंपल निकालकर सैम को देती है। कुछ ही दूर पर कुछ फुटप्रिंट्स होते हैं जिसे कैजी मस्त नोट कर लेती है। फिर वो लाश के पास जाती है जिसे एक प्लास्टिक शीट में लपेटा होता है। इस औरत का गला दबाकर कत्ल किया गया है और उसका रिंग फिंगर काट दिया गया है। लाश को देखते ही कैसी समझ जाती है कि ये एक परफेक्ट कत्ल है और कातिल को पकड़ना बहुत ही मुश्किल। लाश की स्किन पर उन्हें एक बाल मिलता है और येलो और रेड कलर के 2 धागे भी। अब सैम कहता है कि शायद इसके बॉयफ्रेंड या पति ने इसे मारा हो, तभी तो अंगूठी वाली उंगली काट दी। पर कैसी कहती है कि अगर ऐसा होता तो इस औरत की बॉडी में उनके फिंगरप्रिंट्स जरूर मौजूद होंगे। आई मीन होते तो हम उसको पकड़ चुके होते। लेकिन यहाँ तो नाम के वास्ते भी कोई फिंगरप्रिंट नहीं है। मतलब ये बहुत ही परफेक्टली किया गया एक मर्डर है। खैर, फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चलेगा कि वो बाल
किसका है। फिर दोनों विक्टिम के घर जाकर सर्च करते हैं। नीचे कारपेट में गीली मिट्टी से बने कुछ फुटप्रिंट्स होते हैं। अगर बारिश हुई होती तो शायद बाहर गार्डन में पैर रखकर कातिल अंदर आया होगा और ये गीली मिट्टी के निशान होंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ बारिश ही नहीं हुई, तो फिर ये माजरा है क्या? उस औरत के घर में कुछ चीजें टूटी फूटी पड़ी होती है। मतलब कत्ल से पहले कातिल और विक्टिम के बीच थोड़ा हाथापाई हुई होगी। खून का धब्बा देखकर साफ पता चलता है कि यहीं पर कत्ल हुआ है। सैम भी बता देता है कि कत्ल 9:30 बजे हुआ होगा, क्योंकि विक्टिम और कातिल की लड़ाई में ये क्लॉक टूटी होगी और शायद तभी इस औरत को उसने मार डाला होगा। अब शव विश्लेषण रिपोर्ट में भी यही लिखा होता है कि उसकी मौत लगभग 9:30 बजे हुई है। दूर से रिचर्ड एक बाइनोकुलर से ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर वो अपने स्कूल के एक हाउसकीपर के घर जाता है जो कुछ एनिमल्स को पालता है। कुछ देर उससे बात करके रिचर्ड घर आता है। अगले दिन टेस्ट में जस्टिन कुछ नहीं लिख पाता और कत्ल के बारे में सोचकर बहुत टेंस्ड होता है। फिर टीचर पेपर को एक्सचेंज करके करेक्ट करने को कहता है और जो जस्टिन के पास लड़की बैठी होती है यानी कि लीजा, वो जस्टिन का पेपर लेती है और उसे फुल मार्क्स दे देती है। जस्टिन कंफ्यूज होकर पूछता है तो वो कहती है मैं फिजिक्स में वीक हूँ, प्लीज मुझे सिखाओ। वो जस्टिन को अपने घर लेके जाती है। जस्टिन को वैसे वो बहुत पसंद भी आ गई है। वहाँ कैजी सर पकड़कर बैठी होती है कि लाश पर मिले रेड और येलो धागे किसी कारपेट के हैं, लेकिन विक्टिम के घर में सिर्फ व्हाइट कारपेट था। तो ये धागा वहाँ कहाँ से आया? अगर कातिल इतना परफेक्ट कत्ल करना जानता है तो उसने ये धागे क्यों छोड़े? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तभी सैम उसे फॉरेंसिक लैब का रिपोर्ट ला कर देता है, जिसको देखकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। उसी वक्त बीच हाउस में रिचर्ड और जस्टिन उन सारी चीजों को जला देते हैं जो उन्होंने कत्ल करते वक्त पहनी हुई थी। शर्ट, ग्लव्स, शूज, सब कुछ। रिचर्ड को लगता है कि शायद पुलिस इन्हें ढूंढ लेगी, पर जस्टिन समझाता है कि पुलिस कभी नहीं पता लगा पाएगी कि हम कातिल हैं, क्योंकि वो बाल इंसान का है ही नहीं, एक बंदर का है। और यही बात रिपोर्ट में पढ़कर दोनों डिटेक्टिव्स भी शॉक्ड हो जाते हैं कि अब इस बंदर को कैसे ढूंढे, और ढूंढ भी लिया तो उसका करेंगे क्या। यहाँ जस्टिन और रिचर्ड डिस्कस करते हैं कि अगर पुलिस को ठीक एविडेंस मिल भी गया तो हम थोड़ी ना पकड़े जाएंगे। पकड़ा तो वो जाएगा जिसे हमने बले का बकरा बनाया है। वो बकरा कौन है ये तो आगे जाकर पता चलेगा। अब यहाँ कैजी को एक फैक्स आता है जिसमें एक बड़े शू ब्रांड के सबसे एक्सपेंसिव शू का सोल डिजाइन होता है और इस टाउन में इसे खरीदने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, वो है रिचर्ड। अब कैजी और सैम रिचर्ड से मिलते हैं क्योंकि ये डिजाइन क्राइम सीन पर मिले फुटप्रिंट से एग्जैक्ट मैच करता है। वे कहते हैं कि हम एक कत्ल के सिलसिले में तुमसे कुछ पूछताछ करने आए हैं, पर रिचर्ड के चेहरे पर जरा भी टेंशन नहीं होती। अब सैम पूछता है कि तुम्हारा एक्सपेंसिव शू किधर है? वो एकदम कूल होकर कहता है कि स्कूल के लॉकर में रखा था, लेकिन वहां से चोरी हो गया। मैंने तुरंत प्रिंसिपल से कंप्लेंट भी की थी, आप चाहो तो पूछ लो। उसका रंग ढंग देखकर कैजी को उस पर शक होने लगता है और पूछती है कि थर्सडे रात 9:30 बजे तुम कहाँ थे ये बताओ, क्योंकि उसी वक्त विक्टिम का कत्ल हुआ है। वो भी कह देता है कि मैं पूरी रात अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी कर रहा था। फिर सैम प्रिंसिपल और रिचर्ड के क्लासमेट से सारी पूछताछ करके कैजी को बताता है कि रिचर्ड सच कह रहा है। वो रात भर अपने क्लासमेट्स के साथ पढ़ रहा था, लेकिन हाँ, आधे घंटे के लिए वो पिज्जा लेने बाहर गया था। उसका डेबिट कार्ड भी मैंने चेक किया, उसने पास वाले एटीएम से पैसे निकाले और पिज्जा खरीद कर लौट गया। यानी जरूर किसी ने उसका शू चुरा कर पहना और उस औरत का कत्ल किया। रिचर्ड ने एक हफ्ते पहले प्रिंसिपल से मिसिंग शूज की कंप्लेंट भी की थी, पर फिर भी न जाने क्यों कैजी को रिचर्ड पर ही शक है। वो रिचर्ड को कस्टडी में ले जाकर इंटरोगेट करना चाहती है, पर रिचर्ड का पिता बहुत ही अमीर है और बिना कोई सॉलिड एविडेंस के कैजी का सीनियर ऑफिसर रिचर्ड को कस्टडी में नहीं लेता। कहता है एविडेंस मिल जाए तो फिर कस्टडी की परमिशन दूंगा। यहाँ रिचर्ड और जस्टिन मिलते हैं। रिचर्ड बताता है कि पुलिस ने मुझसे सवाल किए और अभी तक सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है। जस्टिन भी कह देता है कि भाई इतना मत उछलो, जब तक अपना बकरा पकड़ा नहीं जाता अपना मुंह बंद रखो। रिचर्ड उसे उस रात बीच हाउस आने को कहता है, लेकिन जस्टिन काम का बहाना करके खिसक लेता है, पर असल में वो अपनी गर्लफ्रेंड लीजा से मिलने जाता है जो उससे उस दिन फिजिक्स सीखने आई थी। लेकिन रिचर्ड इन्हें रोमांस करते हुए देख लेता है। दरअसल रिचर्ड दूसरों की गर्लफ्रेंड छीनने में बहुत ही माहिर है, इसलिए जस्टिन को डर है कि कहीं वो लीजा को मुझसे अलग न कर दे, इसलिए उसने रिचर्ड को लीजा के बारे में नहीं बताया। यहाँ सैम कैसी को कॉल करके बताता है कि जंगल में जो वोमिट था उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ गया है। उसमें पता चला है कि उसमें एक बहुत ही कॉस्टली फिश एग के ट्रेसेस हैं। अब वे एक एक करके उन गिने चुने रेस्टोरेंट्स में पूछताछ करते हैं जहां वो डिश बनती है। एक रेस्टोरेंट में पता चलता है कि जस्टिन ने कत्ल की रात वो फिश एग डिश ऑर्डर की थी। अब कैसी सीधे जस्टिन से मिलती है। कैसी को देखते ही जस्टिन तो गिड़गिड़ाने लग जाता है, क्योंकि रिचर्ड और जस्टिन के प्लान के मुताबिक पुलिस का शक सिर्फ उस बलि के बकरे पर ही जाना चाहिए था जिस पर इन दोनों ने इल्जाम लगाने का प्लान बनाया और एविडेंस भी सेट किए थे। अब पुलिस डिटेक्टिव को देखकर जस्टिन बहुत नर्वस हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि ये लोग मेरे बारे में कुछ जान भी पाए हैं। अब कैसी पूछती है कि थर्सडे नाइट 9:30 बजे क्या तुमने एक रेस्टोरेंट में एक एक्सपेंसिव फिश डिश ऑर्डर की थी कि नहीं। जस्टिन कूल रहने
कहने की कोशिश करता है और कहता है, हाँ मैंने खाया था। ओके, तुमने खाया था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वैसे क्या तुम रिचर्ड को जानते हो? हाँ, वो मेरा क्लासमेट है। गुड। क्या तुम और रिचर्ड फ्रेंड्स हो? नो मैडम, मेरी और उसकी तो बिल्कुल नहीं बनती। हम दोनों तो एक दूसरे से बात तक नहीं करते। अब कैजी भी कंफ्यूज होती है क्योंकि कैजी को रिचर्ड पर शक था, लेकिन वो भी शक के दायरे से बाहर हो गया। फिर जस्टिन के अगेंस्ट फिश डिश वाला एविडेंस मिला, लेकिन अब लगता है कि ये तो उस रात रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था, मतलब ये भी कातिल नहीं हो सकता। तब कैजी को सैम कॉल करके बताता है, कातिल का पता चल चुका है, तुम जल्दी आ जाओ। कैजी तुरंत वहां पर पहुंचती है। वो रिचर्ड और जस्टिन के स्कूल हाउसकीपर के घर होता है। सैम एक्सप्लेन करता है कि इस हाउसकीपर का नाम रे है। इसी ने स्कूल लॉकर से रिचर्ड के कॉस्टली शूज चुराए और इसी के घर में येलो और रेड कलर का कारपेट है जिसके धागे हमें लाश पर मिले, मतलब यही कातिल है। पर कैजी पूछती है कि क्या कत्ल के लिए उपयोग किए गए जो वेपन्स यहाँ मिले हैं? सैम कहता है नहीं। अच्छा, वो नहीं मिले तो कम से कम यहाँ वो शूज तो मिले ही होंगे जो लॉकर से चुराए गए थे। सैम कहते हैं कि यहाँ शूज भी नहीं मिले। हाँ, तो ये कातिल नहीं है, सिंपल। इसके अगेंस्ट जानबूझकर एविडेंस क्रिएट करके इसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब सैम परेशान होता है कि इतना एविडेंस मिलने के बाद भी कैजी इस केस को दोबारा उलझा रही है। कैजी घर के पीछे की तरफ जाकर देखती है तो वहाँ एक जगह कोई आवाज आती है। कैजी गन तान कर अंदर जाती है तो एक बंदर उस पर अटैक करता है और उसके हाथ पर काट देता है। अब सैम कहता है, देखा देखा, लाश पर जो बंदर का बाल मिला था वो इसी बंदर का है, मतलब रे ही कातिल है। पर रे फिलहाल गायब है, उसका पता लगा लेंगे तो ये केस पूरी तरह सॉल्व हो जाएगा। यहाँ रिवील होता है कि रे ही वो बलि का बकरा है जिसे कातिल बनाने के लिए रिचर्ड और जस्टिन ने एविडेंस सेट किए थे। यहाँ रिचर्ड जस्टिन की गर्लफ्रेंड लीजा को अपने कॉस्टली कार में बैठने को कहता है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। उसी रात जस्टिन अपने घर जाता है तो वहाँ रिचर्ड बैठा होता है और पूछता है कि कल रात तुम कहाँ थे? वो कहता है, मैं तो घर पर ही था। अब रिचर्ड उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, मुझे पता है तुम अपने गर्लफ्रेंड लीजा के साथ थे। ये कहकर वो जस्टिन को एक सीडी पकड़ाकर चला जाता है। उस सीडी में एक वीडियो होता है जिसे देखकर लगता है कि लीजा और रिचर्ड के बीच रोमांस चल रहा है। अब जस्टिन परेशान हो जाता है कि क्या करूं। तब रिचर्ड कॉल करके कहता है कि मुझसे झूठ बोलकर तुम लीजा से मिलने जाते रहे, तुम इतने स्मार्ट तो नहीं थे। अब लीजा मेरी हो चुकी है तो उसे भूल जाओ। जस्टिन को रिचर्ड पर बहुत गुस्सा आता है और लीजा पर तो और भी गुस्सा, क्योंकि उसने जस्टिन को धोखा दिया। वहाँ रिचर्ड ग्लव्स वगैरह पहनकर रे के पास जाता है जिसे उसने बंदी बनाकर रखा हुआ है। रिचर्ड एक गन से उसे शूट कर देता है। रिचर्ड कहता है कि पुलिस को लगे कि रे कातिल है और कत्ल के बाद वो कहीं छुप गया था, पर जब पुलिस को सारे एविडेंस मिल गए तो वो डर गया और उसने खुदकुशी कर ली। यही पुलिस को लगना चाहिए, समझे। अगले दिन लीजा जस्टिन से बात करने आती है, पर कल का वीडियो देखने के बाद तो जस्टिन उसको गाली देने लग जाता है। वो उसे जोर का चांटा मारकर चली जाती है। अब जस्टिन कंफ्यूज होता है कि गलती इसने की और चांटा मुझे मार रही है। दूसरी ओर कैजी हॉस्पिटल में होती है, शायद बंदर के काटने से उसे इन्फेक्शन हो गया है। सैम बताता है कि हमें रिचर्ड के शूज मिल गए हैं, विक्टिम की उंगली भी मिल चुकी है जो कातिल ने काटी थी, सब रे के पास ही था, वही कातिल है। कैजी कहती है, अच्छी बात है, उसे अरेस्ट कर लो। पर सैम बताता है कि कल रात उसने खुदकुशी कर ली है। अब ये सुनकर कैजी को फिर से शक होता है, क्योंकि अगर रे ने विक्टिम की उंगली काटी थी तो वो एक साइको कातिल है, लेकिन एक साइको पुलिस के डर से कभी खुदकुशी नहीं करेगा। ऊपर से वो पुलिस के हाथ भी नहीं लगेगा बल्कि छुपा हुआ होगा। फिर उसे खुदकुशी करने की जरूरत क्या पड़ गई? वो कातिल नहीं हो सकता, हमें रिचर्ड और जस्टिन को पकड़ना है। ये कहकर कैजी तुरंत वहां से निकलकर फिर रिचर्ड के पीछे जाती है। वो एक लड़की के साथ घूम रहा होता है और यहाँ रिवील होता है कि रिचर्ड असल में इसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा था जो जरा लीजा की तरह दिखती है। अपनी और इस लड़की की वीडियो बनाकर उसने जस्टिन को दे दी, जिसमें लड़की का चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा होता है। जस्टिन को भी यकीन हो जाता है कि वीडियो में लीजा ही है और उसने इसीलिए लीजा को गाली दी और बदले में चाटा खा लिया। रिचर्ड की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर वो नहीं चाहता कि जस्टिन की भी कोई गर्लफ्रेंड हो, इसलिए उसने ये प्लान बनाया था। अब कैजी रिचर्ड को फॉलो करती हुई उसके घर पहुंचती है और घर के बाहर रखे हुए जो कचड़े का डब्बा होता है उसमें छान मारती है कि कहीं कोई एविडेंस मिल जाए, पर उसमें कुछ नहीं मिलता। वहाँ क्या मिलना था भाई, मतलब रिचर्ड कातिल नहीं है। अब कैजी जस्टिन को फॉलो करती है। यहाँ जस्टिन रिचर्ड को बताता है कि डिटेक्टिव को मुझ पर भी शक हो रहा है, उन लोगों को पता चल चुका है कि उस रात मैंने फिश एग डिश बनाया, खाया। रिचर्ड चौंक जाता है कि उन्हें कैसे पता चला। जस्टिन बताता है कि उस रात मैंने वहाँ वॉमिट किया था। अब रिचर्ड उसको डांटता है कि हम लोग परफेक्ट कत्ल करने चले और तुमने इतना भारी एविडेंस छोड़ दिया। वाह यार, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम इंटेलिजेंट नहीं, सच में पागल हो। ये सुनकर तो जस्टिन गुस्से में उसकी नाक तोड़ देता है, लेकिन फिर उसकी सुलह हो जाती है क्योंकि इस सिचुएशन में इनका लड़ना ठीक नहीं होगा। उसी रात दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वो भी जिगरी दोस्तों की तरह मजे से कंधे पर हाथ डालकर कैजी उनकी फोटो खींच लेती है। ये भी एविडेंस बन सकता है क्योंकि जस्टिन ने कहा था कि वो और रिचर्ड एक दूसरे से बात तक नहीं करते। अब यहाँ दोनों इतने क्लोज हैं तो कैजी को इन पर और शक होता है। इससे पहले कि कैजी वहां से निकलती, रिचर्ड उसके पास आ जाता है और उसका कैमरा देख लेता है। फिर वो एक प्लान बनाता है और कैजी को टच करने लगता है।
कैजी धीरे से दरवाजा खोलती है, लेकिन वो ऐसी एक्टिंग करता है मानो कैजी ने उसे जोर से पीट दिया हो। कैजी पूछती है तो वो उसका हाथ हटाकर चला जाता है। अगले दिन कैजी सैम को फोटो दिखाती है कि ये दोनों ही कातिल हैं। रे बेगुनाह था। अब हम सीनियर ऑफिसर से इन दोनों को कस्टडी में लेने की परमिशन मांग सकते हैं। अब सैम बताता है कि रिचर्ड ने तुम पर कंप्लेंट की है कि तुमने कल रात उसे मारा। कैसी कहती है मैंने तो धीरे से दरवाजा ही खोला था, उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। उसका कंप्लेंट झूठा है, वो हमें डाइवर्ट करने का प्लान बना रहा है। अब कैजी और सैम जस्टिन का डीएनए टेस्ट करवाते हैं कि शायद वो वॉमिट में मिले डीएनए टेस्ट से मैच हो जाए। इसी बीच इन्हें एक और इम्पोर्टेंट गुत्थी सुलझानी होगी। विक्टिम लगभग 9:24 पर मरी थी, मतलब उस वक्त रिचर्ड या जस्टिन को विक्टिम के घर पे होना चाहिए था। लेकिन उस रात 9:30 के आसपास रिचर्ड तो ग्रुप स्टडी कर रहा था और जस्टिन एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। तो क्या कातिल कोई और है? तब कैजी अपने घर के क्लॉक को नीचे फेंकती है, पर गिरने के बाद भी वो चल रहा होता है। दूसरी बार फेंकती है, तब भी वो नहीं रुकता। आखिर में वो जोर से उसे जमीन पर पटकती है, तब जाकर वो रुकता है। अब कैजी को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है कि असल में ये क्या हुआ होगा। अब वो विक्टिम के घर जाती है। उस घर के आगे एक बड़ा गार्डन है जहाँ एक ऑटोमेटिक वाटर स्प्रेयर है। ये रोज दोपहर को ठीक 3:30 बजे पानी स्प्रे करता है। ये देखकर तो कैजी मन ही मन इस केस को सॉल्व कर देती है। वो सैम को भी बताती है कि ये कत्ल कैसे हुआ। रिचर्ड और जस्टिन एक परफेक्ट कत्ल करना चाहते थे जिसमें उनके खिलाफ कोई एविडेंस ना हो। इस प्लान को अंजाम देने के लिए सबसे पहले वे कत्ल करने के लिए एक औरत को सिलेक्ट करते हैं। फिर रिचर्ड दोपहर 3:30 बजे उस औरत के घर जाता है। उस वक्त गार्डन का स्प्रेयर चल रहा था, जिसकी वजह से गीली मिट्टी रिचर्ड के शूज पर लगती है, पर वो घर के अंदर जाकर विक्टिम पर हमला कर देता है। इस तरह उसके फुटप्रिंट्स कारपेट पे लग जाते हैं। विक्टिम मरी नहीं, बेहोश हो जाती है। फिर रिचर्ड उस घर के क्लॉक को नीचे फेंकता है, पर वो स्टॉप नहीं होता। 3-4 बार उसे जमीन पर पटकता है, तब जाकर क्लॉक रुकता है। फिर रिचर्ड उसमें 9:26 टाइम सेट करता है। फिर वे विक्टिम को रिचर्ड के घर के एक सीक्रेट रूम में बांध कर रखते हैं। उसके बाद रिचर्ड एकदम नॉर्मली अपनी स्टडी करने चला जाता है और जस्टिन एक रेस्टोरेंट में। लेकिन ये दोनों 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं और 9:30 के आसपास रिचर्ड के घर जाकर विक्टिम को मार डालते हैं। फिर दोनों अपनी अपनी जगह वापस लौटते हैं। लेकिन रिचर्ड को रात भर ग्रुप स्टडी करना होता है, तो वो लाश को डिस्पोज करने का काम जस्टिन को देता है। अब जस्टिन लाश को जंगल के पास एक सुनसान जगह ले जाकर एक साइको कातिल की तरह उसकी उंगली काट देता है। लेकिन उसने कुछ देर पहले खाना खाया था और ये सब करते हुए उसे उल्टी आ जाती है और वो उसी जगह पर वोमिट कर देता है। फिर लाश को वहीं छोड़कर जस्टिन घर लौटता है। यही असलियत है। अब अगले दिन उन्हें क्राइम सीन पर मिले वोमिट का जो डीएनए है उसकी रिपोर्ट मिलती है, जिससे पता चलता है कि वो वोमिट जस्टिन का था। यानी रिचर्ड और जस्टिन ने साथ मिलकर ये कत्ल किया होगा। अब सीनियर ऑफिसर को कस्टडी की परमिशन देनी पड़ती है। उसके बाद जस्टिन और रिचर्ड को अलग अलग इंटेरोगेट किया जाता है, पर दोनों सच बताने का नाम ही नहीं लेते। ऊपर से रिचर्ड का पिता अपने लॉयर भेज देता है और फिलहाल इन दोनों को छोड़ दिया जाता है। पर रिचर्ड चुप नहीं रहता। वो पुलिस डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर को कॉल करके कहता है, मैं तुम्हें मुंह मांगे रकम दूंगा, तुम सिर्फ इस केस की सारी डिटेल्स मुझे दे दो। पर वो ऑफिसर उसे चिढ़ाकर कॉल ही काट देता है। अब रिचर्ड को यकीन हो गया है कि वो बच नहीं सकता। वो घर जाकर एक बॉक्स निकालता है और बीच हाउस पहुंचता है। यहाँ पुलिस ऑफिसर कैजी को बता देता है कि रिचर्ड ने उसे कॉल करके केस की डिटेल्स मांगी। पुलिस तुरंत वारंट लेकर जस्टिन के घर जाते हैं, तो वो घर पर नहीं होता। रिचर्ड के घर जाते हैं तो वो भी गायब। पर रिचर्ड के घर के बेसमेंट में एक सीक्रेट रूम मिलता है, जिसे देखते ही कैसी समझ जाती है कि कत्ल यहीं पर किया गया है। वहाँ जस्टिन लीजा को सब कुछ सच सच बता देता है। तभी रिचर्ड कॉल करके उसे बीच हाउस में बुलाता है और जस्टिन चला भी जाता है। फिर लीजा कैजी को कॉल करके सब कुछ बता देती है और कहती है कि रिचर्ड ने कत्ल किया था और जबरदस्ती जस्टिन से लाश को डिस्पोज करवाया। कैजी को भी रिचर्ड पर ज्यादा शक होता है क्योंकि उसी के घर में विक्टिम का कत्ल हुआ है। वहाँ जस्टिन भी बीच हाउस पहुंच जाता है तो रिचर्ड कहता है कि अब हमारे बचने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, हम जरूर पकड़े जाएंगे। वो जस्टिन को एक गन देता है और खुद एक गन रख लेता है। दोनों पकड़े जाने के डर से खुद को शूट करने के लिए तैयार खड़े होते हैं और यही मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। 1 2 3 करके काउंटिंग होती है, लेकिन 3 के बाद जस्टिन खुद को शूट करने के बजाय ऊपर शूट करता है। फिर रिचर्ड पर गन तान कर पूछता है कि मेरे गन में तो बुलेट है, क्या तुम्हारे गन में है? रिचर्ड अपनी गन देखता है तो उसने बुलेट्स लोड ही नहीं किए। अगर इस पर विश्वास करके जस्टिन ने खुद को शूट कर लिया होता तो वो तो अकेले ही मरता, रिचर्ड जिंदा रहता। जस्टिन पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? और इतने में कैसी वहां पर आ जाती है और गन नीचे करने को कहती है। जस्टिन गन नीचे डाल देता है, लेकिन रिचर्ड वो गन उठाकर कैजी को शूट करता है। लेकिन जस्टिन बीच में आकर कैजी को बचा लेता है। जस्टिन के हाथ पर गोली लग जाती है और अब कैजी रिचर्ड को चेज करती है।
दोनों में घमासान शूट आउट होता है। फिर कुछ देर के बाद रिचर्ड कैजी को पकड़ लेता है, लेकिन कैजी उसे नीचे धक्का दे देती है क्योंकि ये घर ऊंची चट्टान पर है और रिचर्ड नीचे गिरकर मर जाता है। अब कैजी को यकीन हो जाता है कि रिचर्ड ने अपने घर के सीक्रेट रूम में ही कत्ल किया। जस्टिन ने सिर्फ लाश को डिस्पोज किया था, इसलिए जस्टिन को कम सजा मिलेगी। ये जानकर जस्टिन चैन की सांस लेता है। असल में ये जस्टिन का ही प्लान था, जिसने खुद को बचाने के लिए कैजी को ऐसा विश्वास दिलाया है। जस्टिन ने जानबूझकर अपने गर्लफ्रेंड को सब कुछ बताया था ताकि वो कैजी को कॉल करके ये कहे कि कत्ल में जस्टिन का उतना हाथ नहीं था जितना रिचर्ड का है। इतना ही नहीं, पुलिस किस तरह सोचती है और केस कैसे इन्वेस्टिगेट करती है इसकी रिचर्ड को जरा भी नॉलेज नहीं थी, पर जस्टिन खूब जानता था कि पुलिस को कैसे गुमराह किया जा सकता है। इसलिए जब कैजी ने गन नीचे डालने को कहा तो जस्टिन ने तुरंत डाल दिया ताकि कैजी को उस पर सिंपैथी आ जाए। और जब रिचर्ड ने कैजी को शूट करना चाहा तो जस्टिन जानबूझकर बीच में आया और अपने हाथ पे गोली खा ली। उसे लगा कि इससे कैजी को उस पर विश्वास हो जाएगा। इस तरह का साइकोलॉजिकल प्लान बनाकर उसे अंजाम देने के बाद जस्टिन चैन से बैठा होता है। पर कैजी देखती है कि रिचर्ड ने जब उसका गला दबाया तो उसकी अंगूठी का निशान कैजी के गले में लगा था। अब कैजी सोचती है कि अगर रिचर्ड ने विक्टिम का गला दबाकर खून किया था तो विक्टिम के गले पर ऐसा निशान होना चाहिए, लेकिन उसके गले में ऐसा कोई भी निशान नहीं था। मतलब कत्ल जस्टिन ने किया है, लेकिन अब इनोसेंट की तरह एक्टिंग कर रहा है। पर इस बात को प्रूव करने के लिए कैजी के पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए कैजी एक प्लान बनाती है और सैम को बुलाकर कहती है कि मेरे कान में कुछ कहो। मैं क्या कहूँ यार? अरे यार कुछ भी कह दो, पर जल्दी करो। वो भी कैजी के कान में कुछ फुसफुसला कर चला जाता है। अब जस्टिन पूछता है कि उसने आपके कान में कहा क्या? कैजी बताती है कि उसने मुझे बताया कि उस सीक्रेट रूम में जहां रिचर्ड ने उस औरत का कत्ल किया वहां एक कमरा था। शायद रिचर्ड ने उसे रिकॉर्ड करने के लिए रखा था और सैम उस कैमरे का फुटेज चेक करने गया है। अब हमें प्रूफ मिल जाएगा कि रिचर्ड ने कैसे कत्ल किया। ये जानकर जस्टिन के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और वो विनती करता है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए। हाँ मैं तुम्हें बचा लूंगी, लेकिन तुम मुझे सच बताओ कि असल में हुआ क्या। जस्टिन अब सच बता ही देता है। रिचर्ड चाहता था कि जस्टिन कत्ल करे, पर जस्टिन घबरा रहा था। रिचर्ड ने उसे चिढ़ाया था कि हमेशा दिमाग ही यूज करोगे कि कभी हाथ भी यूज करोगे, जाओ उस लड़की का गला दबाकर उसे मार डालो। जस्टिन ने वैसा ही किया। ये बताकर जस्टिन कहता है कि प्लीज मुझे बचा लीजिए। तब कैसी कहती है कि अब तो तुम बुरी तरह फंस चुके हो, उस रूम में कोई कैमरा ही नहीं है। तुम्हारे मुंह से सच उगलवाने के लिए ही मैंने झूठ बोला था। तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही मेरे साथ साइकोलॉजिकल गेम खेल सकते हो? मैं नहीं। मेरे गले पे रिचर्ड की अंगूठी का निशान है क्योंकि उसने मेरा गला दबाया था, पर विक्टिम के गले में ऐसा कुछ नहीं है और मुझे प्रूफ चाहिए था और अब तुमने खुद स्टेटमेंट दे दी है कि तुमने कत्ल किया। ऑफिसर इसे अरेस्ट कर लो। मैडम रिचर्ड ने अपनी रिंग उतारकर फिर उस औरत का गला दबाया था, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। बेटा अब बहुत देर हो चुकी है, तुमने खुद कहा कि तुमने उस औरत का कत्ल किया है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। और इस तरह कैजी इस केस को पूरी तरह सॉल्व कर देती है। इसलिए कैजी ने शुरुआत में सैम से कहा था एक डिटेक्टिव की तरह नहीं क्रिमिनल की तरह सोचो, तभी सक्सेसफुल डिटेक्टिव बन पाओगे। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है और आपसे गुजारिश है हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सपोर्ट कीजिए। इस मूवी में ये बताया गया है कि बुरा काम करने वाले क्रिमिनल्स चाहे कितने भी शातिर क्यों ना हो, उनसे ज्यादा शातिर लोग पुलिस डिपार्टमेंट में होते हैं जो उनसे हमेशा एक कदम आगे की सोचते हैं। और ये दोनों स्कूल में पढ़ने के बजाय कत्ल का गेम खेलने चले थे, तो इनका अंजाम भी बुरा ही होना था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मर्डर बाय नंबर्स नाम का एक सॉन्ग है जिसमें बताया गया है कि कत्ल को एक आर्ट की तरह कैसे करना चाहिए। रिचर्ड और जस्टिन भी इसे एक आर्ट की तरह सोचते थे, इसलिए इस मूवी का नाम भी मर्डर बाय नंबर्स रखा गया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए। और